यील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और उसके बाद आपने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा आज वो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ होगा। और जो हमारे पास आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लास्ट मतलब 2018 में आया है, लास्ट ईयर नहीं था, उससे लास्ट ईयर में ये सवाल पूछा गया था। मैं आपको सवाल भी बताऊंगा कि ये किस तरह पूछा गया। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मिंग मटेरियल। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं। इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इस टॉपिक के अंदर, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ से डिफाइन किया गया है। तो हम इनको ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ के साथ रिलेट करके ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर आपने स्ट्रेस अप्लाई की, जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि फोर्स के बढ़ने से उसमें डिफॉर्मेशन बढ़ रही है। एक ख़ास लिमिट तक आपके स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, यानी लीनियर रिलेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज करता है बी तक। उसके बाद बी से सी तक उसमें काफ़ी चेंज है। और उसके बाद ये इसकी स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रही है, यानी कि वो प्रॉपरली ही चेंज हो रही है, नई शेप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमसे इस जो ग्राफ जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर इसके साथ साथ जो भी हमारे पास ये पॉइंट्स हमने शो किए हुए हैं इनको हम डिफाइन करेंगे। और ये इसी तरह पेपर में पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो हम यहाँ पर इनको साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है एट इनिशियल स्टेज, जो हमारे पास at initial stage of deformation the stress increase linearly with the strain till a point on the curve called proportional limit। यानी हमारे पास ये सवाल पूछा जाता है व्हाट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। तो आप बताएंगे ये वो पॉइंट है जहाँ तक हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही होती है। और इसको यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रोपोर्शनल लिमिट द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन फेस विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी between stress and strain is called proportional limit. It is denoted by proportional की वजह से इसको सिग्मा पी से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। जहाँ तक ये हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट होती है वहाँ तक हुक लॉ भी वैलिडेट कर रहा होता है, क्योंकि हुक लॉ यही कहता है किसी बॉडी के ऊपर आप जितनी फोर्स लगाएंगे उसमें उतना ही चेंज आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब क्योंकि यहाँ तक जितनी हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उतनी स्ट्रेन चेंज मतलब उसमें चेंज आ रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से यहाँ तक हमारे पास हुक लॉ भी वैलिडेट है, ठीक है। तो वैलिडिटी ऑफ हुक्स लॉ, इट इज obvious फ्रॉम द कर्व दैट हुक्स लॉ इज वैलिड इन द रीजन ओ ए। यहाँ पर ओ से ए तक के रीजन में ये वैलिडेट कर रहा है, वैलिड है। स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोवाइड दैट इलास्टिक लिमिट इज नॉट रीच, यानी अभी तक उसकी इलास्टिक लिमिट रीच नहीं की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इलास्टिक रीजन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बॉडी होती है उसके ऊपर हम जितनी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जिस तरह इनिशियल लेवल के ऊपर उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था उस तरह प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर आप बॉडी को छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ठीक है। पॉइंट बी तक कहते हैं फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल बट नेवरथलेस इफ द लोड इज रिमूव्ड at any point between O and B the curve will be retraced and the material will return to its original length। और उस रीजन जिसके अंदर मटेरियल ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है उसको आप इलास्टिक रीजन कहते हैं। इन द रीजन ओ बी द मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट क्या है, ग्रेटेस्ट स्ट्रेस इंड्योर्ड बाय अ मटेरियल, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है विदाउट एनी परमानेंट चेंज इन इट्स शेप और डायमेंशन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो आपसे इलास्टिक लिमिट पूछा जा सकता है, इलास्टिक रीजन पूछा जा सकता है और प्रोपोर्शनल लिमिट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी से रिलेटेड, इसी ग्राफ से रिलेटेड हमारे और भी सवालात हैं, जैसा कि यील्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट सवाल है। द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बियॉन्ड विच इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज देन द मटेरियल आइदर ब्रेक और परमानेंटली डिफॉर्म, द पॉइंट बी ऑन द कर्व इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट से आप आगे मूव करेंगे
यानी इससे ज़्यादा स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे तो वो जो बॉडी जिसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, या तो वो टूट जाएगी या फिर क्या होगा कि उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा। आपके पास जो स्प्रिंग होता है, अगर आप उसको उसके दोनों एंड से खींचें तो क्या होता है कि वो उसकी लेंथ में इज़ाफ़ा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही खींच दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता, यानी आप उसकी इलास्टिक लिमिट से आगे निकल जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि उसके यील्ड पॉइंट जो है उसको आप क्रॉस कर चुके होते हैं, ठीक है? उसके बाद है जी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। डेफिनेटली जो इलास्टिक रीजन के अंदर उसमें चेंज आता है उसको आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द रीजन ऑबी इज नॉट परमानेंट बट इट बट इज टेम्पोररी, यानी आर्जी तौर पर होती है कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास है जी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से क्या मुराद होता है कि हमारे पास जब बॉडी को हम यील्ड पॉइंट से भी आगे मूव करवाते हैं तो बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेस की वजह से जो चेंज प्रोड्यूस हो जाता है, इस बिहेवियर को हम इसकी प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर वो टूटता नहीं है, यानी उसमें चेंज प्रोड्यूस हो, अगर वो टूटे ना तो उसको आप प्लास्टिसिटी कहते हैं। If the stress is increased beyond the yield point or elastic limit of the material, the specimen becomes permanently changed and does not recover its original shape or dimension after the stress is removed. This type of behavior is called plasticity. इसी वजह से हमारे पास ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनका नाम भी हम प्लास्टिक रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप इलास्टिक लिमिट से भी ज़्यादा उसमें स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो टूटते नहीं है, ठीक है। द पॉइंट सी ऑन द कर्व रिप्रेजेंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस, जिसको एम्फसाइज किया हुआ है सिग्मा से। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। जी बेटा, उसके बाद है जी हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस और ब्रिटल सब्सटेंस। ऐसे मटेरियल जिनको आप इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा उसमें स्ट्रेस अप्लाई करें और वो अपनी शेप चेंज करें, टूटे ना, तो उनको आप डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल जो अपनी शेप चेंज करने के बजाय टूट जाते हैं उनको आप ब्रिटल सब्सटेंस या ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डक्टाइल सब्सटेंस की बात करते हैं। द सब्सटेंस विच अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर कॉल्ड डक्टाइल सब्सटेंस। इसकी मिसाल में आपके पास लेड, कॉपर और आयरन है। और उसके बाद ब्रिटल सब्सटेंस जो होते हैं, द सब्सटेंस विच ब्रेक आर जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीड आर कार्ड ब्रिटल सब्सटेंस, और इनमें ग्लास, हाई कार्बन स्टील शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट है, तो वो है जी हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। और ये क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये सवाल किस तरह पूछा जाता है या पूछा जा सकता है आपसे। जी, इसको पूछा जा सकता है इस तरह, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन इट बी कैलकुलेट फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। यानी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है उस ग्राफ से कैसे मालूम किया जा सकता है। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी आपने इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टर्म में बतानी है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। आपको पता है जब भी किसी बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है
तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी खींचते हैं या उसकी पोजीशन में चेंज करते हैं इन इलास्टिक लिमिट, तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो आज आपने पढ़नी है। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू डिस्प्लेसिंग ऑफ इट्स मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज एक वायर है, जिसके डेफिनेटली वायर है, उसके दो सिरे होंगे। एक सिरे को आप फिक्स कर दें किसी फिक्स पॉइंट के साथ, और दूसरे के साथ आप लोड या फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दें। जैसे ही आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स के अप्लाई करने से उसकी लेंथ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, उसकी लेंथ में चेंज आता जाएगा, यहाँ तक कि आप जो हमारे पास अल्टीमेट जो हमने रिसेंट अभी टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर, कि हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वहाँ तक क्या होगा कि उसमें उसका रिलेशन लीनियर रहेगा। तो यही रिलेशन लीनियर जहाँ तक है, हम उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके बाद इसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा भी हुआ है, कंसीडर अ वायर सस्पेंड vertically from one end to a support and it is stretched by attaching a weight at the other end. weight हमेशा फोर्स प्रोड्यूस करवाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, we can increase the stretching force by increasing the weight by noting the extension L of the wire for different values for stretching force F. A graph is drawn between the force and extension L as shown in the figure. हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ है, यानी कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, उनके दरमियान जो ग्राफ हमने ड्रा करना है वो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, लेट द फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन वायर व्हेन एक्सटेंशन L1 एंड फोर्स फॉर दिस एक्सटेंशन इज F1. फिगर शो दैट द फोर्स F डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि आप फोर्स को चेंज करेंगे तब ही उसकी लेंथ में चेंज आएगा। ठीक है, does not remain constant in producing the extension L1. It changes from 0 to F1. यानी कि आप L1 तक चेंज प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो इनिशियल में 0 थी और चेंज होती होती वो F1 हुई है। इसी तरह L2 तक आप जाना चाह रहे हैं, यानी उसकी लेंथ में चेंज L2 लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको फोर्स भी F2 अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम जो L1 तक चेंज है इसको स्मार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें इसकी फोर्स कांस्टेंट रही हो। ठीक है, यहाँ पर ताकि हम उसका वर्क डन फाइंड कर सकें। वर्क डन तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होती है। ठीक है, suppose at some stage before attaining the extension L1 the force in the wire F is in the wire is F and the wire now extend by a very small amount delta x. It is assumed that the force F remain constant for delta x. तो वर्क डन आपके पास F into delta x होगा। ठीक है, अब अगर आप किसी ख़ास एरिया के लिए यानी ख़ास लेंथ के लिए फोर्स निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो आपको वर्क डन प्रोवाइड करेगा। अब अगर मैं ओ ए बी यहाँ तक का वर्क डन निकालना चाह रहा हूँ, यानी ओ से बी पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो हमारा ग्राफ है, यानी फोर्स के इंक्रीज़ करने से लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, तो इस ग्राफ की अगर मैं वर्क डन निकालना चाह रहा हूँ तो एरिया अंडर ओ बी फाइंड कर लूँगा, जिसको एरिया ऑफ ओ ए बी भी हम कह सकते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ हमारे पास L1 है और इसकी विड्थ आपके पास F1 है, ऐसा ही है। तो आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसका वर्क डन आ जाएगा। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेडेड strip for determining the total work done. Extension L1 is divided into very small extension. The sum of areas of all these strips is equal to the area of triangle OAB which gives the net work done. Hence work done बराबर होगा area of triangle OAB। तो एरिया जो ट्राइंगल का होता है वो 1/2 इंटू ओ ए इंटू ए बी होता है। ओ ए आपके पास L1 है, ए बी आपके पास F1 है। आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वर्क डन जो है वो आ जाएगा। और ये वर्क जो हमारे पास लेंथ होगी वो किसी भी मटेरियल की जो वायर हमने ली हुई है उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो डेफिनेटली उसी को ही हमने स्ट्रेन एनर्जी का नाम दिया होगा, यानी कि द वर्क डन इज गियर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी इनसाइड द वर्क। सो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास हाफ L1 इंटू F1 आएगा। अब आपको पता है जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें
और इसकी लेंथ में इजाफा हो तो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं, ई जिसको कहते हैं, ठीक है। हम इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं इन टर्म ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है कि हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस आपकी होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन आपको पता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ होती है। अब ये ए नीचे आ जाएगा, ये जो L1 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास F1 ओवर ए डिवाइड L1 इंटू एल, ये L जो है इधर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, नीचे L1 डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से आप ई की क्योंकि आप लोग निकालना क्या चाह रहे हैं, वो फोर्सेस की स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी 1/2 L1 F1। L1 तो हम इसकी वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, F1 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकालेंगे, वो बराबर आ जाएगी ई ए इंटू L1 डिवाइड बाई एल। इस वैल्यू को उठाकर आप ऊपर वाले फार्मूले में पुट करें, क्योंकि आपको जो सवाल आता है वो आपने स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करनी होती है इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस वजह से आप इसको इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में लाने के लिए यहाँ से F1 की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें इसमें ई आ रहा है जो शो कर रहा है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, L1 से स्केयर हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ई ए इंटू L1 का स्केयर डिवाइड बाई एल, ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी होगी इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने आपको इस टॉपिक के शुरू करते ही आपको बताया था कि ये सवाल जो है ये पूछा जिस तरह जाता है, उसमें आपसे ये भी पूछता है कि आपने स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। वो आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपने स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट किया और इसको इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फाइंड कर लिया। अब आप यहाँ पर बताएंगे स्ट्रेन एनर्जी इन एक्सटेंडेड फॉर्म L1 टू L2, तो डेफिनेटली आप जो है उनका चेंज इन लेंथ लेकर वो L1 की जगह अप्लाई करेंगे तो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इस टेंशन में। लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट से भी आगे निकल जाते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर हिंट दे रहा है आपके लेवल पर, इफ एक्सटेंशन इंक्रीज फ्रॉम L1 टू L2 द वर्क डन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या है, ये L1 से L2 तक मूव करेगा। तो ये देखें ये आपके पास फोर कॉर्नर वाली हमारे पास एक डायग्राम बन रही है जिसको ट्रेपिज्म कहते हैं। तो आप इस एरिया की अगर स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो एरिया अंडर दिस ट्रेपिज्म आप फाइंड करेंगे तो आपका वर्क डन के बराबर आ जाएगा, जो यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया उससे जो वर्क डन हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक रीजन ऑफ द कर्व फॉर ओ टू जी एक्सटेंशन द वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ एच जी। यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्क डन फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इसके नीचे जो एरिया आ रहा है ओ जी एच, ये हमारे पास जो शेप बन रही है ये फाइंड करें तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जी हमारा टॉपिक एंड होगा और आपकी असेसमेंट है असाइनमेंट की सूरत में, आप इसको देख लें। अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप सबको अलाउ करता हूँ। जी बेटा।